नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल्य में। जैसा कि लगातार कटाव पे बात करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, तो इसी क्रम में अगर हम देखें, तो जितने भी लोगों का 80 से नीचे या फिर 85 से नीचे है, वो अपने आप को फिर से जून 2025 के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दें, इसमें ही भलाई है। स्टार्ट करें पढ़ाई, फिर से रीस्टार्ट करें सारी चीज़ों को, मतलब वो जो परिणाम आने वाले हैं उसको तो ध्यान में रखें ही रखें, लेकिन एक अपनी अलग से तैयारियां स्टार्ट कर दी देनी चाहिए। ऐसा ही अच्छा होगा, ऐसा ही हमारे भले के लिए मैं कह रहा हूँ कि यही हमारे लिए सबसे सही रास्ता है कि जब हम इस बार प्रयास किए पर उस हिसाब से प्रयास में उतने प्रश्न नहीं सही हो पाए, पैटर्न चेंज हुआ या फिर जो चीज़ हम पढ़ के गए वो परीक्षाओं में नहीं पूछा और जो परीक्षा में पूछा वो हम पढ़े नहीं। कुछ ऐसा ही कोई कोइंसिडेंस होता है, तभी जाके हमारे पेपर उतने सही नहीं बन पाते हैं, उतने प्रश्न अच्छे हम हल हल नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कि हाँ, अगर हमसे गलती हो चुकी है, इस बार हमने पेपर में बहुत सारा प्रश्न हल नहीं कर पाया है, तो उस सब चीज़ों में लगातार हम यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देख के सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस हाल में यही सबसे सुविधाजनक होगी कि हम एक बार अगर हम जान गए कि 85 प्लस जितने भी लोग हैं वो नेट के अपने रेस में रहें और 90 प्लस वाले जेआरएफ की रेस में बने हुए हैं, तो जो उनसे कम नंबर पाने वाले हैं, चाहे वो जनरल से हों, ओबीसी से हों या फिर ईडब्ल्यूएस, जो जो भी किसी भी कैटेगरी से रहें, उनको अपनी तैयारियों में एक अपनी फिर से शुरुआत करनी चाहिए, एक रीस्टार्ट मान के कि हम फिर से उसी मनोयोग के साथ, उसी मनोबल के साथ फिर से हम तैयारी में जुटें, जिससे हम पिछली बार जुटे थे उससे एक नए उत्साह के साथ, ताकि जब जून 2025 वाले परीक्षा में बैठें तो एक नई ऊर्जा के साथ बैठें। तो इसमें क्या हो रहा है कि लोग अभी भी कटाव के पीछे पड़े हुए हैं, जो कि कटाव मैंने 2 वीडियो बना चुकी हैं कटाव पे, आज भी कटाव पे थोड़ी सी बात मैंने बताई। 80 प्लस और 90 प्लस के लोग नेट और जेआरएफ के रेस में बने हुए हैं। बाकी सबके सबके कटाव जो है वो अनुमान पे ही आधारित है, कोई 100% सौ नहीं श्योर होके नहीं बता सकता है। तो इस क्रम में अगर हम देखें कि आगे करना क्या है, तो आगे करना यही है कि कुछ किताबें मैं बताऊंगा आज, उन किताबों को आप फॉलो करते हुए एक लय में, एक तारतम्य स्थिति में पढ़ते जाइए और अपने एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो अंतिम दिनों में, चाहे वो जून में हो चाहे जुलाई में हो, जो परीक्षा अगस्त में हो, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है लास्ट टाइम रिवीजन के समय में। तो इसी क्रम में मैं कुछ किताबों को भी लाया हूँ आपके पास, जिसमें कुछ किताबें मेरे पास दिख भी रही हैं। तो जो सबसे पहली किताब मुझे दिख रही है वो ये किताब है। ये किताब है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब है। और ये बहुत महंगी भी किताब नहीं है, ओरिएंट ब्लैक स्वान से छपी हुई किताब है। पतली सी किताब है और ये किताब इतनी इम्पोर्टेंट है एक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए कि जब भी आपको हिंदी साहित्य के किसी भी प्रकार से अगर जानकारियां जो है एक्सटिंक्ट कर रही हैं, यानी कि भूल रही हैं, तो जैसे ही इस किताब को हम पढ़ेंगे, मात्र 1 से 1.5 दिन की ये किताब है, 24 से 48 घंटों के बीच में पढ़ी जाने वाली ये किताब है, और ये उतनी ही स्पॉन्टेनियस रिकवरी करता है, यानी कि तीव्र गति से वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में वो फिर से एक खाका बनाते हुए, एक ढांचा बनाते हुए याद करवाता है। तो इसलिए हिंदी साहित्य का सरल इतिहास खासकर बिगनर्स के लिए, जो अभी नया नया हिंदी साहित्य पढ़ना स्टार्ट किए हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन के हों या फिर पीजी कर रहे हों, सारे बिगनर्स के लिए ये सबसे अच्छी बुक है, सबसे ऑथेंटिक बुक है हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने के लिए। और जब इस तरह की बुक अगर हम पढ़ लें तो उसमें किताब वो हमें दिख नहीं रही है, दिख भी जाएगी, मतलब मैं फिर बाद में आप लोगों के पास भी होगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब जो है वो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक भी है हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी 1929 में। अभी नागरी प्रचारणी सभा ने उसकी एक और दूसरे प्रकाशन पे वो किया है, उसका एक नया वर्जन लेके आ रहे हैं, नए तरीके से उसकी मूल प्रति छप के आई है, एक पूरी मोटी किताब है 848 पेज की। उस किताब को भी खरीदिए, अगर नहीं है तो जरूर से किताब रखिए। ये हिंदी साहित्य की सरल इतिहास और रामचंद्र शुक्ल के इतिहास, ये किताबें जरूर होनी चाहिए।
दूसरी एक किताब मेरे पास दिख रही है, वो है, अगर आदिकाल के बारे में अगर आपके पेपर में हो, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो, पीजी में हो, या फिर किसी भी तरह की परीक्षाओं में आदिकाल से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न पूछता है, तो आदिकाल को अगर दुरुस्त करना है तो ये किताब मेरे पास बगल में पड़ी हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका किताब का शीर्षक है। और ये जो है वाणी प्रकाशन से छपी हुई किताब है। ये भी एक पतली ही किताब है, बहुत मोटी किताब है नहीं, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इस किताब को भी पढ़ा जाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। और अगर हिंदी साहित्य को पढ़ना हो और अलग अलग साहित्य इतिहासकारों को पढ़ने का मन हो, तो उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक और किताब मेरे पास है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब है और ये राजकमल प्रकाशन से छपी हुई किताब है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है और इसकी भाषा भी बहुत ही सरल है, थोड़ा भी कठिनाई नहीं होगा, आप इसको समझ सकते हैं। तो इस किताब को भी आप जरूर खरीदें अगर साहित्य के अच्छे अध्येता हैं। साहित्य इतिहासकार को इतिहास, अलग अलग साहित्य इतिहासकार की नज़र से अगर साहित्य को देखना है तो अलग अलग साहित्य इतिहासकारों की किताबों को पढ़ना होगा। अगर इन सब किताबों को आप पढ़ लें, उसके बाद आप बच्चन सिंह के आधुनिक साहित्य का इतिहास पढ़ सकते हैं, या फिर नगेंद्र की संपादित जो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको पढ़ सकते हैं। हालांकि वो किताबें जो नगेंद्र की किताब है या फिर रामचंद्र तिवारी की किताब है, थोड़ी सी लेंदी है, थोड़ी मोटी किताबें हैं, इसलिए मैं अभी उसको नहीं कह रहा हूँ पढ़ने के लिए। पर ये 3-4 किताबें जो मैंने बताई वो बहुत ही जरूरी हैं। रामचंद्र शुक्ल की किताब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप थोड़ा भी रामचंद्र शुक्ल की किताब अगर आपको टफ लगे, वैसे तो टफ लगेगी नहीं, थोड़ा सा अगर सहम के आप पढ़ें, लेकिन सरल इतिहास जो आप पढ़ के अगर रामचंद्र शुक्ल को पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद हम भाषा पे बात करें कि हिंदी भाषा को हम कैसे ठीक करें, तो हिंदी भाषा के संदर्भ में हमारे पास 2-3 किताबें हैं। 2-3 किताबें में क्या, कि सबसे ऑथेंटिक जो बुक मानी जाती है वो ये बुक है, भाषा विज्ञान। ये भोलानाथ तिवारी की सबसे अच्छी बुक मानी गई है भाषा विज्ञान की किताबों में। ये किताब थोड़ी सी मोटी होगी लेकिन बहुत ही ऑथेंटिक बुक है और ये किताब महल से छपी हुई बुक है। तो आप भोलानाथ तिवारी की ये भाषा विज्ञान जरूर रखें अपने पास, और इससे आपकी भाषा बहुत ही ज़्यादा परिष्कृत भी हो जाएगी। और इसको आप पढ़ेंगे तो भाषा विज्ञान के एक एक पहलू पे ये चर्चा किए हुए हैं अपनी इस किताब में। दूसरी किताब जो हिंदी भाषा के उद्गम और विकास को लेकर के है, वो उदय नारायण तिवारी की है। अगर सरल भाषा में समझना है हिंदी भाषा के उद्भव और उद्गम और विकास को, तो उदय नारायण तिवारी की ये किताब बहुत अच्छी किताब है। ये किताब इतनी अच्छी है कि मतलब आप पढ़ते जाइए और आपको समझ में आती जाएगी, और ये लोक भारती प्रकाशन से प्रकाशित हुई किताब है। अगली किताब एक और है मेरे पास भाषा को लेकर के, तो वो किताब कुछ ऐसी है कि जिसको सिविल सर्विस के लिए भी प्रेफर किया जाता है और विश्वविद्यालयी परीक्षाओं के लिए भी। वो किताब है गोपाल राय की किताब, और वो किताब है हिंदी भाषा की विकास। ये मतलब एक ऐसी किताब है जिसके अंदर आप अगर हम देखें, इसके इंडेक्स को अगर हम पढ़ें, तो इसके इंडेक्स में हम देखेंगे कि हिंदी का अर्थ, अर्थांतर, हिंदी की उपभाषाएं, अपभ्रंश, अवहट, या फिर साहित्यिक भाषा के रूप में अवधि का विकास, ब्रज का विकास, या फिर खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में, मतलब कि भाषा के विकास पे सभी पहलुओं पर ये अपना प्रभाव डालती हुई किताब है। ये गोपाल राय की किताब है, हिंदी भाषा के विकास नाम से। तो इस किताब को भी आप ले सकते हैं अगर भाषा विज्ञान पढ़ने की इच्छा हो, भाषा के विकास के इतिहास को पढ़ने की इच्छा हो, तो ये किताबें ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको थोड़ा भी व्याकरण की अगर चिंता हो कि व्याकरण भी मेरा सही हो जाए, जो कि इस बार पूछा भी था कि समृद्ध, विवर्त, विपरीत और इस तरह के जो प्रश्न पूछ रहे थे, या फिर जो लुंठित या फिर पार्श्विक या फिर काकल्य ध्वनियाँ, इस तरह से जो प्रश्न पूछ रहे हैं व्याकरण से, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन किताब अगर किसी की व्याकरण की किताब है तो वो हरदेव बाहरी की किताब है। ये हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग के नाम से आती है, ये बहुत अच्छी किताब है, आप इस किताब को ले सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में इस पे सारे तरह के व्याकरणिक विषयों पे इसको लिखे हैं हरदेव बाहरी जी। और किसी भी परीक्षा में सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रमाणिक ऑथेंटिक माना जाता है तो हरदेव बाहरी के ही इस व्याकरण किताब को ही माना जाता है। तो आप इस किताब को भी ले सकते हैं, जिससे आपका व्याकरण
मजबूत हो सकता है। उसके बाद जब इतनी किताबें और इतने साहित्य इतिहास पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें और हैं जिनको पढ़ना है, जैसे कि एक किताब आप सबके पास होगी भी और जिसके पास नहीं है वो ज़रूर से ले लें, और ये भी एक पॉकेट डिक्शनरी की तरह होती है हम साहित्य के विद्यार्थियों के लिए। वो है गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की ये किताब, जो वस्तुनिष्ठ इतिहास देती है। वन लाइनर इसमें फैक्ट होते हैं, पूर्णतः फैक्ट बेस्ड ये किताब है। हिंदी साहित्य से जुड़े सारे तरह के फैक्ट इसमें हैं। तो आप इस किताब को भी जरूर रखें, क्योंकि परीक्षाओं में ज़्यादातर फैक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, और जितने भी कथन और निष्कर्ष के हैं तो उतनी सारी किताबों को मैंने बताया, उस किताबों से जरूर कथन और निष्कर्ष पूछेंगे, लेकिन फैक्ट के काम में ये किताब बहुत बेहतर अपनी भूमिका निभाती है। और अब अगर बाकी 5 टॉपिक की बात करें, अगर यूजीसी नेट के सिलेबस पे बातचीत करें, तो उसमें उपन्यासों के सारे टेक्स्ट को आप जानते ही हैं, और नहीं हो तो सिलेबस प्रिंट करा लें। कविताओं को आप जानते हैं। कहानियों की अगर मैं बात करूं, तो कहानी अगर एक किताब किसी में मिलेगी तो वो राजेंद्र यादव की एक किताब आती है, एक दुनिया समानांतर के नाम से। मैं उसको जल्द ही आप कम्युनिटी पोस्ट में भी दिखा दूंगा। तो एक दुनिया समानांतर के नाम से एक किताब आती है, उसमें लगभग लगभग कहानियां मिल जाएंगी। तो उस कहानी की किताब को भी ले लें, और राजेंद्र यादव ने संपादित किया है उसको। और तो ये सारी किताबें जरूर से आप अपने पास कलेक्शन एक बनाएं, और कलेक्शन बहुत ज़रूरी भी है किताबों का, क्योंकि किताबें ही हमें अंतिम सफलता के मार्ग तक पहुंचाने में सबसे ज़्यादा साथी की तरह भूमिका निभाएंगी। और किताबें ही हमारी एकमात्र ऐसी साथी हैं जो हमें हमारे जीवन में टार्च की तरह रहती हैं, जो हमें एक उजाला करते हुए रास्ता दिखाते हुए चलती हैं। तो इस नज़रिए के साथ भी किताब को आप जरूर अपने पास रखिए, और इन सारी किताबों को खरीदिए, और अभी से पढ़ाई में लग जाइए। कटाप कटाप चिल्लाने से कोई मतलब नहीं बनेगा। आप जरूर से किताब पढ़िए, इन सारे किताबों को इकट्ठा करिए, कविताएं पढ़िए, कहानियां पढ़िए, उपन्यास, नॉवेल, उपन्यास और क्या बोलते हैं, रेखाचित संस्मरण। अगर आपको किसी भी तरह के भावनाओं और पीड़ाओं से रिलेटेड कोई चीज अगर पढ़नी है, तो महादेवी वर्मा के सारे रेखाचित्र संस्मरण पढ़ जाइए। तो सिलेबस से लगे हुए सारे टेक्स्ट को आपको पढ़ना ही है। तो धीरे धीरे अब से शुरू करेंगे, तब जाके हम जून 2025 के नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए अपने आप को एक सुव्यवस्थित तरीके से तैयार पाएंगे। परीक्षा में बैठने के लिए एक नई ऊर्जा के साथ लबरेज होके परीक्षा देने के लिए उचित पाएंगे। तो मेरी राय और मेरी परामर्श यही रहेगा कि आप जून जो 2025 में नेट का परीक्षा होने वाला है, उसके लिए जो तैयारी है वो आज से ही शुरू कर दें, क्योंकि दिन बीतते देरी नहीं लगेगा। वैसे भी जो ये सप्ताह चल रहा है इसका तो अलग मजा है, तो अब इस सब मजा से थोड़ा सा बाहर निकलिए और यथार्थ की दुनिया पे आइए। ये भी मेरा एक गारंटी है 100%। कट आपका भले ही गारंटी रहे या ना रहे, लेकिन किताब अब जब आप जब पढ़ेंगे तो वो क्षणिक दुनिया से शाश्वत की दुनिया में आपको लेके आएगा। इसलिए किताबें जरूर पढ़िए, और बने रहिए चैनल के साथ। और भी मेरे सारे वीडियो हैं प्लेलिस्ट में, जाके आप उसको पढ़िए। सरल भाषा में कठिन से कठिन कविताओं को आप पढ़ सकते हैं, कठिन से कठिन चीज़ों को आप जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं उसको समझ सकते हैं। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही नए नए विषय के साथ, नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।